बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इलेक्शन कमीशन ने आज NA-75 डस्का के इलेक्शन को कलअदम करार देकर 18 मार्च को दोबारा इलेक्शन का ऐलान कर दिया। NA-75 में इलेक्शन दोबारा ऑर्डर किया गया है। सच और झूठ में फर्क सबके सामने आ गया। आज इमरान खान साहब उस कॉन्स्पिरेसी करते हुए पकड़े गए। जब तक ये नहीं सामने आएगा कि हुआ क्या था और किसने बैठ के कॉन्स्पिरेसी की थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। कह रहे हैं कि जी हफीज शेख और यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन का इंतजार करें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। ये आज हो चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ये आज से इनकी हुकूमत का तख्ता हो चुका है। मैं डस्का के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि इस दफा इन वोट चोरों का ऐसा फैसला करें कि फिर किसी को भी वोट के डब्बे को हाथ लगाने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़े, ताकि आइंदा फिर ये घिनौना खेल खेलने की किसी को हिम्मत ना हो। जो डिटेल ऑर्डर आएगा हमारी लीगल टीम बैठ के आज ही फैसला करेगी कि हमने अगला कदम क्या उठाना है। हमें इस बात पे फख्र है कि हमने जो वादा किया था कौम के साथ कि हमारे दौर में इदारे आज़ाद होंगे, हुकूमत के पास जो एडवांटेजेस होती हैं हम उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये शिकस्त है उस माइंडसेट की। जब फैसले उसके हक में आए तो वो उसको सही समझता है, लेकिन जब वही इदारे इनके खिलाफ फैसला करें उसको ये नहीं मानते। हमें पता है कि राना सनाउल्लाह उधर क्या कर रहा था, हमें पता है कि वहाँ पे लतीफ जावेद कभी क्या कर रहा था, एहसन इकबाल क्या कर रहा था। ये सारे हकायक अवाम के सामने हैं और हमारा तो इनका जो ओपिनियन था वो तो यही था कि 20 हल्कों के लिए में जो है तो हम चाहते हैं कि दोबारा इंतखाबात हों, लेकिन हम इदारों के फैसलों को मानते हैं और सरे तस्लीम खम है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये अपनी नूयत का फैसला। नून लीग वालों की डिमांड थी 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई मसला मसाइल नहीं है। इनका मुतालबा 20 पोलिंग स्टेशन के लिए था। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंडोर्स किया जी कि हम यहाँ इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। इससे ज्यादा अदारों की आज़ादी खुद मुख्तारी की मिसाल पाकिस्तान के 73 सालों में आपको नहीं मिलेगी, जिसमें हमारे खिलाफ फैसला आ जाता है। मुशहरा में जीतते हैं, वजीराबाद में जीतते हैं, वहाँ इलेक्शन इनको शफाफ नजर आते हैं। डस्का का इलेक्शन PMLN ने सोची समझी एक मुनज़्ज़म प्रोपोगंडे के साथ इन्होंने मतनाज़ा किया, क्योंकि ये इलेक्शन हार चुके थे। डिटेल जजमेंट अभी आई नहीं है, इसलिए हम किसी हतमी फैसले पे नहीं पहुंच रहे कि आगे हम क्या फैसला करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने IG और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को तलब कर लिया। RPO और कमिश्नर गुजरावाला के तबादले की हदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, DPO सियालकोट, DSP समड़ियाल, DSP डस्का और असिस्टेंट कमिश्नर डस्का को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। तहम मुतनाज़ा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका। इस फैसले के बाद मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है। इलेक्शन कमीशन ने किसी शख्स या जमात को धांधली का जिम्मेदार करार नहीं दिया। क्यों? क्या ये इस फैसले का हुक्म है? ये हमारा आज का इशू होगा। PDI ने यह फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। क्या यह फैसले से मुतमईन नहीं है और क्या यह फैसला फ्यूचर में मुतनाज़ा इलेक्शंस और हल्कों के लिए मिसाल बन जाएगा? हम ये भी डिस्कस करेंगे। और आज लाहौर में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात भी हुई। बाई इलेक्शंस ने साबित कर लिया है कि मुल्क के अवाम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। गिलानी साहब की जीत के साथ ये भी साबित होगा कि अवाम PDM के साथ है और पार्लियामान भी PDM के साथ है। हम बिल्कुल समझते हैं कि जायज़ हुकूमतों को अपना टर्म भी पूरा करना चाहिए। इस वक्त जिस निज़ाम का हम मुकाबला कर रहा है वो सेलेक्टिव निज़ाम है जो मुसल्लत किया गया है इस मुल्क के अवाम पे। ज़बरदस्ती इस हुकूमत को, इनके इत्तेहादियों को, इनके नाराज़ अरकान को ज़बरदस्ती बांधा गया है। जब ये ज़बरदस्ती आपस में नहीं बांधे होंगे तो फिर ये नालायक नाजायज़ निज़ाम ही नहीं होगा और हमारा एहतजाज कामयाब होगा। मैं इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ। आपने जो फॉर्मूला कहा है वो मुंतखब हुकूमतों पे अप्लाई होता है, चुनतखब हुकूमतों पे अप्लाई नहीं होता। एक जमहूरी मुल्क में कि उसमें गैर सियासी कुव्वतें वो किसी खेल का हिस्सा नहीं है। ये न्यूज़ नहीं, न्यूज़ तब बनती है जब वो खेल का हिस्सा बनते हैं। उनको अपने आईनी किरदार तक महदूद होना चाहिए। ये उनके लिए भी अच्छा है, हमारे इदारे के लिए भी अच्छा है
और जमहूरियत के लिए भी अच्छा है। ये आईन पाकिस्तान है, इसमें अंदर अगर कोई भी तरमीम आपको लानी है और जो इसके लिए रिक्वायर्ड है, वही ECP ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि वो पार्लियामेंट का काम है। इसमें कोर्ट को ड्रैग करना अपने फ़ायदे के लिए, ये कोर्ट को दागदार करने वाली बात है, ये इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जो डस्का के दोनों उम्मीदवार हैं उनसे बात करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आएंगे। अली असलम अली साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। फोन पे हमारे साथ है नुशीन इफ्तिखार साहबा भी हमारे साथ टेलीफोन पे नून लीग की उम्मीदवार हैं। अली असलम साहब ये फरमाइए सर, ये आप अपील कर रहे हैं जहां तक मुझे पता चला इस इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ? आपको आवाज आ रही है अली साहब? मेरी आवाज आ रही है आपको? अली साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा नुशीन साहब ये फरमाइएगा कि ठीक हो गया, आपके हक में फैसला आ गया, लेकिन जो 18 तारीख को इलेक्शन होगा उसमें भी यही पंजाब होगा, यही गवर्नमेंट होगी, यही इंतजामिया होगी, यही इलेक्शन कमीशन होगा, यही आरओज होंगे और यही प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, यानी इन्हीं के भाई होंगे, और उसमें भी अगर आप हार गई तो फिर आप दोबारा अपील करेंगी? फिर पहली बात कि मैं हारी नहीं हूँ, ठीक है जी, मैं हारी नहीं, बिकॉज 337 का भी हम जीते हुए थे और जो इन्होंने रिजल्ट दिया उसको अगर हम कट ऑफ भी कर लेते तो भी हम जीते हुए हैं। बात ये थी कि ये फैसला एक आईनी जमहूरी हक रखने वाली अवाम जीती है। आप लोग मिक्स कर रहे हैं दोनों चीजों को। बात ये है कि मेरी अब ये जंग जो थी ये सिर्फ जमहूरियत और आइन में जो एक वोट डालने के लिए उसके लिए थी, जिन लोगों को रोका गया उनके लिए थी, तो हम वो जीते हैं। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि इस हलके के अंदर अमनो अमान को 18 मार्च को काबू में रखना, कंट्रोल रखना, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? अगर पंजाब गवर्नमेंट वहां पे पुलिस लगा देती, रेंजर्स लगा देती, तब आप एतराज करेंगे, और अगर पुलिस को रेंजर्स को नहीं लगाते और वहां पे हालात खराब हो जाते तो जिम्मेदार कौन होगा फिर? मैं होपफुल के ECP जो है वो बेस्ट तरीके से इसको मॉनिटर भी करेगी और पॉसिबल जो मेजरमेंट्स या आप कह दें कि जो होंगे मॉनिटर करने के लिए प्रोटोकॉल वो भी लिए जाएंगे। अच्छा, अब आपकी तैयारी ठीक है और आप मुतमईन है, आपका ख्याल ये है कि आप दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं वहां से? क्यों नहीं सर, फॉर श्योर करूंगी मैंने तो ये एप्लीकेशन दी थी। मैं आई एम रेडी टू फाइट अगेन, आई विल फाइट फॉर द राइट ऑफ द वोटर। मैं तैयार हूं सर। अच्छा, एक एतराज ये बहुत ज्यादा ये किया जा रहा था कि बाहर से लीडर्स बहुत आए, मियां जावेद लतीफ साहब थे, राना साहब थे वहां पे, एहसन इकबाल साहब थे वहां पे, शायद खाकान अब्बासी साहब, और ये एतराज, और मरियम साहबा ने वहां पे तकरीर भी आके की। तो ये दोबारा इन सबको बुलाया जाएगा, मरियम साहबा फिर तकरीर करेंगी, तो फिर आके वहां पे कन्विंस करेंगी लोगों की। क्यों करते हैं आप सर? वन साइड बात ना करें। कसूरी साहब नहीं आए थे क्या? जो इनकी मोहतरमा फिरदौस आशिक अवान साहिबा वो नहीं आई थी? वो तो RO ऑफिस आके बैठी रही, और जो उनका रवैया था उनसे पूछूंगा, हाँ आपसे मैं पूछ और रहा हूं। इसके अलावा इनके लीडर्स नहीं आए, उस्मान डार, उमर डार, सब लोग तो वहाँ मौजूद थे। तो सर अगर ECP अब इस दफा ज़ाब्तों में तो ख्याल रखा जाएगा। अब जो ECP ने आज किया, जो एक रिमार्केबल डिसीजन आया, तो अगर आप ज़ाब्तों की बात पे इलेक्शन होगा तो हम लोग भी ज़ाब्तों का ख्याल करेंगे। ठीक हो गया। अब सवाल ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जारी है अपील पे, और अगर अपील में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या और जो अदलिया के दूसरे फोरम है वो अगर इस फैसले को रिजेक्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, तो फिर सर मैं वही सोच रही हूँ कि ये अपील क्या करने जा रहे हैं कि जो NA-75 में 2 लोग मरे उसके लिए अपील करने जा रहे हैं, जो लोग एक बच्चा जख्मी हॉस्पिटल में पड़ा है उसके अगेंस्ट अपील करने जा रहे हैं, जो लोगों को डंडे मारे गए उनको रोका गया उनके अगेंस्ट अपील करने जा रहे हैं। ये ह्यूस्टन के बादशाह जो है ये वहाँ से तय कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम लोग रेडी इलेक्शन को रिकंटेस्ट के लिए या री इलेक्शन के लिए। अब यूटर्न इनके मशहूर बहुत हैं, तो मेरा ख्याल है अगर ये जाते भी हैं तो जैसे आज ECP ने एक अवाम को मद्देनजर रख के फैसला किया, तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट भी यही फैसला करेगी जो अवाम के लिए होगा। लेकिन वो यू टर्न पे आपका एक हवाला दिया जाता है कि आपने इलेक्शन की रात मुतालबा किया था, बल्कि तहरीर दरख्वास्त की थी कि वो 23 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा इलेक्शन करवाया जाए जो मुतनाज़ा है, और बाकी आपने कहा था कि हमारे लिए रिजल्ट एक्सेप्टेबल है। तो वो कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि यू टर्न आपने लिया था।
अलवेज साहब, दे आर मिसिंग वन एप्लीकेशन which was written to ECP, जिसमें मैंने 36 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया है और वो सिटी के पोलिंग स्टेशन थे। सर, आप लोगों ने हमारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक एक पोलिंग स्टेशन को खुलवाने के लिए मुझे एक एक घंटा लग गया। मैं वहां से जैसे ही निकलती थी लोगों को अंदर भेजकर, और मैं वही कह क्योंकि मुझको ये भी नहीं पता था कि बाहर वाला वोटर लाइन में है, वो पीएम लाइन कराने उन्होंने इंतजार किया हुआ था, वहां से दोबारा कॉल आ जाती थी। अच्छा नौशीन साहब, आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है, मैं आपको दोबारा राब्ता करूं से। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं अदलीब अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखती हैं। और अतात तारड़ साहब लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और ये इलेक्शन में वहाँ पर भी थे और इस्लामाबाद में भी जितनी कार्रवाई उसमें अतात तारड़ साहब शामिल थे। अंदलीब साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान में इस टाइप का ये पहला फैसला आया कि किसी एक हल्के के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना बड़ा स्टैंड लेना पड़ा। इस चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया गया, आईजी को बुला लिया गया, ब्यूरोक्रेसी के इतने बड़े लेवल पे तबादले हो गए, मुअत्तल कर दिया गया। तो आप ये समझिए कि वाकई ये इतना अहम था या फिर ये ओवर प्ले कर दिया गया दोनों सियासी जमातों की तरफ से? नहीं, देखिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इलेक्शन कमीशन तो जो लॉ कहता है वो कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन के पास पिटिशन आती है तो उस पर गौर तो करता है। अब इन्होंने पिटिशन दी, ये वाली हैंड रिटन है, इसमें इन्होंने कहा कि जी 23 पोलिंग स्टेशंस हैं और उस पर एतराज़ात बाकी किए हुए, ठीक है, जिसका मतलब है कि बाकी पोलिंग स्टेशंस पे एतराज़ नहीं थे। अब जो लॉ है, जैसे शाह महमूद साहब की 32 पोलिंग स्टेशंस पे उन्होंने पिटिशन दी थी थर में 2013 में, उसके अलावा भी बहुत से केसेस हैं। तो जितने पोलिंग स्टेशंस एक प्रे होती है कि जी आप प्लीज़ इस पे हमें एग्जामिनेशन करके दें, कर दें। प्राइम मिनिस्टर ने कहा इससे पहले कि टीसीपी डिसाइड करती, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, हमारा कैंडिडेट जा रहा था तब भी कोर्ट में, उसको मना किया, उसको कहा कि इनको करने दो, उस 20 थे 23 थे, उन्होंने कहा जी करने दो। जब ये फैसला हो गया और पिटिशन भी उतने की थी, तो आप सोचें कि बगैर प्रे के आप कहें नहीं जी सारा कुछ ही कर दो, तो आप मुतमईन नहीं इलेक्शन कमीशन के हम कंटेंट? इसका जो लीगल केस है जिसकी प्रेसिडेंस नहीं है, ये पहली दफा हो रहा है। बाकी सारे जो केसेस हैं उनकी प्रेसिडेंस के अंदर इस किस्म का वाकया नहीं आता। मैं भी तकरीरों में खड़ी होकर, आप खिलाफ समझती हैं इसके अंदर कुछ हुक्म समझती हैं कि फैसला ठीक नहीं तकरीरों में खड़ी होकर कह सकती हूँ कि जी मेरा ख्याल है 6 के 6 जो हमने हारे हैं वो सारे तो दोबारा करें, बट इलेक्शन कमीशन तो उनको दोबारा तो नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन कहेगा जी आप आके स्पेसिफिकली कोई एप्लीकेशन दे और कौन से कानून के तहत आप मांग रही हैं, राइट? ये वाला जो फैसला है। मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन दोनों का सुना, आपका वकील भी था और उनका वकील भी था, और उनका वकील जो बार-बार ये कह रहा था कि सारा इलेक्शन दोबारा करवाएं। हमारा डिसीजन ये है कि हम एक हायर कोर्ट में जाएंगे ताकि ये जो सारे हमारे लीगल क्लॉजेस हैं उसके मुताबिक एक हायर कोर्ट फैसला करे। नंबर तो 1, आप मुतमईन नहीं है इस फैसले से? बिल्कुल मुतमईन नहीं है। नंबर 1, तो आपका ख्याल ये है कि ये फेवर किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? नहीं, मैं फेवर कर नहीं, दो ही फ्रीक है ना जी, एक आप हैं एक मेरे ख्याल में कि ये फैसला गलत है। अब ये गलत फैसला हम अपनी लीगली, जो हमारी लीगल टीम है उसने जो अभी केस तैयार किया है उसके मुताबिक उनके अपने हैं, और हमेशा दोनों साइड्स का अपना अपना मौकफ होता है। फिर अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते एक कोर्ट में, आप दूसरे कोर्ट में जाते हैं, दूसरे कोर्ट तो में। फिर आप गैर मुतमईन हो ना इलेक्शन कमीशन? इसका मतलब ये कि इलेक्शन कमिश्नर पे ठीक नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे ठीक नहीं है, जो आपने अपॉइंटमेंट की है गलत की। We do not talk about individuals, we talk about the institution. ठीक है, तो पूरा इंस्टीट्यूशन ही ठीक नहीं। आपको सुप्रीम कोर्ट में कितने फैसले हैं जो हमारे खिलाफ आए हैं? फैसला गलत होता है, हम आगे जाते हैं, हम कुछ और करते हैं। फैसले तो हर इंस्टीट्यूशन सही और गलत करती है, लेकिन ये एक फैसला है जिस पे कोई प्रेसिडेंसी नहीं है। ठीक हो गया। सो हम आगे नहीं, इसके आगे ठीक नहीं हुआ। मैं वापस आता हूँ, मैं लास्ट कह दूं, अभी देखें कि इनको ये अगर कर भी लेती ना मैडम जो है नौशीन साहिबा, ये कर भी लेती, तो इनका जो लास्ट टाइम ये जीते थे आपको याद होगा 40,000 से जीते थे। इस वक्त अगर ये जो कह रही है ये वो भी मान ले तो इन्होंने 36,000 अपनी सीट पे लूज किया। टर्नआउट कम है ना जी, ये भी तो ना, टर्नआउट कम हो रहा है। सॉरी मैं आपको दिखाती हूँ, सुन लें। PP 51 वजीराबाद इन्होंने कितना लूज किया है।
इनके थे 59,267 वोट्स, इस दफा है 53,903 वोट्स। पहले थे इनके 20, हमारे थे 27,431, अब है 48,481। इन्होंने 31,000 आपने गेन किया ना फिर, राइट। अब ये थरपारकर में क्या हुआ, 50,000 वोटों से आप हार गए, इतनी बड़ी आपके खिलाफ लीड, तो वहां पे इसका मतलब वहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे स्ट्रांग हो रही है और आप कमजोर हो रहे हैं। नहीं, उसमें भी हमने गेन किया, क्योंकि मैं बिल्कुल ओपनली एडमिट करती हूँ, हमारे लिए हर एक के लिए लम्हा फिक्रिया क्या होता है, अपनी सीट। हमारे लिए केपी लम्हा फिक्रिया, और थर पहले भी हमने नहीं जीता था और हमने फोकस भी नहीं किया। 50,000 की लीड आपके खिलाफ है, लेकिन हमने उससे कम लिए थे। अब पहले मार्जिन बहुत कम था, इतना ज्यादा नहीं था मार्जिन। मैं आपको अभी मंगवा के आपको डाटा मैं देता आपको सारी बात बता रही हूँ। लम्हा फिक्रिया क्या होता है, जो आपने जीती हुई सीट होती है, जो केपी की सीट है वो लम्हा फिक्रिया है। बाकी सीटों में आप देखते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेट इलेक्शन तो नहीं है। इसका मतलब पंजाब में आपकी परफॉर्मेंस बेहतर है, हमारी जिसकी वजह से लोग मुतमईन हो रहे हैं, सिंध में और उस्मान बुज़दार साहब ठीक परफॉर्म कर रहे हैं फिर वहां पे। इसका मतलब यही हुआ ना फिर, उस्मान बुज़दार साहब और उस्मान डार साहब और बाकी जितने भी इन्वॉल्व थे उस इलेक्शन में। अगर आप इजाजत अता तारड़ साहब को ले लूं मैं पहले, क्योंकि दोनों मुतासर फरीक हैं। तारड़ साहब ये फरमाइएगा सर, ये एक एतराज ये किया जा, दो एतराज किए जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के फैसलों पे। एक एतराज तो ये है कि ये तो मांगा ही नहीं था कि पूरा इलेक्शन करवा दिया जाए, आप लोगों की दरख्वास्त थी सिर्फ 23 पोलिंग स्टेशन पे, वाले इलेक्शन कमीशन ने एक फराख दिली का मुजाहरा करते हुए सारा इलेक्शन दोबारा करवा दिया। और दूसरी बात यह कि जिम्मेदारी का तयन नहीं हुआ कि जिम्मेदार कौन था, आप जिम्मेदार थे या पीटीआई जिम्मेदार थी इस धांधली के। बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी साहब। देखिए, बात यह है कि बात तैयारी के साथ करनी चाहिए, फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक करनी चाहिए। पहली बात तो यह है, सेक्शन 9 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, जो कहता है कि इलेक्शन कमीशन के पास यह इख्तियार है कि वो किसी भी इलेक्शन को जुज़वी तौर पे या मुकम्मल तौर पे कुलअदम करार दे सकते हैं। अब 2017 से पहले यह कानूनी मौजूद नहीं था, तो प्रेसिडेंट कहां से आना था यह तो पता होना चाहिए कम से कम पार्लियामेंटेरियंस को। नंबर 1। नंबर 2, हमारी दरखास्तें 3 थी, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद था। 2 दरखास्तें हमने आरओ को दी, एक थी 23 पोलिंग स्टेशन की और एक थी 36 पोलिंग स्टेशंस की, और एक थी 20 पोलिंग स्टेशंस की। ये 56 हो गए। तीसरी दरखास्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी गई और बजरिया सलमान अकरम राजा जो हमारे वकील हैं उनके जरिए दी गई, वो ये थी कि ये पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो चुका है और इसको कुलअदम करार दिया जाए। किस बुनियाद पे? इस बुनियाद पे कि एक बदतरीन बद इंतजामी और इंतखाबी दहशत गर्दी हुई, 20 लोग अगवा हुए, एक साथ बाजियाब हुए, इलेक्शन हम जीत रहे थे, उसका रिजल्ट तब्दील किया गया। देखिए 2 लोग कत्ल हुए, 6 लोग जख्मी हुए, मैं उस तरफ आ रहा हूं, जो कत्ल करने वाला बंदा है उसकी मरियम साहब के साथ तस्वीर आ गई, उसका नून लीग के साथ एक राब्ता रिलेशन डेवलप हो गया। इसको भी तो देखें। मैं चौधरी साहब, ओवरऑल इस इलेक्शन के नेचर, मैं वहां पे रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह डीएसपी को छुट्टी भेजा गया, मेडिकल लीव, और अपनी मर्जी का बदनामे जमाना डीएसपी लाया गया। किस तरह गलियों में जो है वो इन्होंने सड़कें बनवाने की कोशिश की, गलियां बनवाने की कोशिश की, सुई गैस लगवाने की कोशिश की, इन्होंने वहां अफसरान पोस्ट किए। जिस डीएसपी की मैं बात कर रहा हूं, पहली बार नहीं हुआ। नहीं, मैं अर्ज करूंगा, आपको याद नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब लोधरा में जाके ऐलान कराते थे। नहीं, मैं आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा। हम 2 इलेक्शन हारे। एक गखड़ का इलेक्शन था 2016 में, हमारा एक बंदा गिरफ्तार हुआ, सीपीओ वकास नजीर ने किया, अच्छा किया, इलेक्शन हारे। दूसरा, आपको याद होगा, जुल्फिकार चीमा नामी आरपीओ साहब ने एक NA 100 का नारा साहब का बाय इलेक्शन था, उसमें उन्होंने पूरी जो है वो मेरिट इन्फोर्स किया, हम वो हारे। ये देखें, ये बड़ी लंबी दास्तान है। मगर ये जो जुल्फिकार विर्क की मैं बात कर रहा हूं, हम इलेक्शन कमीशन गए, हम हाई कोर्ट गए, उसको हटाया गया और ये माना गया कि ये ज्यादती हुई है। शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद ये शख्स नहीं लग सकता था, उसके बाद वो चार्ज ना छोड़े। लेकिन इशू ये है ना कि इस तरह तो आपकी मर्जी की एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए या फिर पीटीआई की मर्जी की एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। और जब इंतजामिया आपकी अपनी अपनी मर्जी की होगी तो इलेक्शन तो फिर इंपार्शियल नहीं हो सकेगा। साहिबा ने बड़ी लंबी तकरीर की, मुझे मौका दें। इलेक्शन शेड्यूल की अनाउंसमेंट के बाद कानून ये कहता है कि कोई नया अफसर पोस्ट नहीं होगा। आप बहाना करके किसी डीएसपी को 4 हफ्ते की मेडिकल लीव भेजते हैं, डीपीओ लीव की मंजूरी देता है, अपनी मर्जी का बंदा लेके आते हैं, हम उसको हटवाते हैं, वो चार्ज नहीं छोड़ता। मैं दोबारा मसला ये है कि जो आपके एतराजात हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर वो मुख्तलिफ हैं। नहीं सर, ये आप टीवी पे बात कर रहे हैं, मुझे अर्ज करने देना। अब ये शख्स जिसने चार्ज नहीं छोड़ा, इलेक्शन कमीशन की
इंडल्जेंस इंटरवेंशन पे चार्ज छूट गया, इसको फिर दोबारा इलेक्शन डे की सिक्योरिटी, ओवरऑल सिक्योरिटी का इंचार्ज बनाया गया। ये देखिए वो 20 पोलिंग स्टेशंस के प्रिजाइडिंग अफसर का अगवा होना, एक ही जगह से इकट्ठे बाजियाब होना, कभी धुंध का बहाना करना, कभी फोन का बहाना करना, किसी की ऐनक टूट गई, किसी की गाड़ी खराब हो गई, इसमें ना वो अपनी जगह पे में अभी तक उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया। सर अगर वो जिम्मेदार थे तो इलेक्शन लीगली क्या होगा करना चाहिए था। वैसे आप रुकिएगा, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। आखिरी बात मेरी सुन लें, जैसे मैं जरा कंक्लूड कर लूं, आखिरी बात सिर्फ मेरी सुन लें। इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी, इनको 7 साल कैद हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, जो बाकी शहर में हमारी खातून उम्मीदवार की चादर खींची गई पुलिस वालों की तरफ से, पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करके बैलेट बॉक्स भरे गए, फायरिंग की गई, 2 लोग अपनी जान से गए। उस्मान बुजदार किधर था, डीपीओ किधर था, कमिश्नर किधर था जब पूरे शहर में फायरिंग हो रही थी और वो इलेक्शन कमीशन तक उनका एक्सेस ही नहीं था। आरओ बेचारा राब्ता कर कर थक गया, कोई राब्ते में ना आया। तो ये पूरा इलेक्शन मुतनाज़े सिर्फ इनकी एक जीत की हवस और पंजाब में अपना एक मकाम पैदा करने के लिए इन्होंने की है। ये पूरा इलेक्शन मैसिवली रिग्ड था। ठीक होगा, इससे बुरा दोबारा आऊंगा आपकी तरफ सर, दोबारा आऊंगा। नाज बलोच साहब, अब आप ये देखिएगा कि फैसला हुआ है, आप इस फैसले को क्या देखती हैं? ये किसकी हार है, किसकी जीत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये फैसला बहुत खुशाइंद है। 19 फरवरी के जो इलेक्शंस हुए और वो जो दंगा फसाद हमने देखा, और जो हमने देखा कि किस तरह पोलिंग स्टेशंस को पुलिस स्टेशन की शक्ल देकर पूरी पुलिस का फोर्स इस्तेमाल करते हुए पहली बार नहीं हुआ वैसे नहीं, लेकिन देखिए ये तो वो पॉलिटिकल पार्टी है ना जिसने 4 हलकों की धांधली के खिलाफ 126 दिन धरना दिया था, और इनका तो मंत्रा और मंशूर क्या था कि साफ चली, शफाफ चली, और धांधली के खिलाफ जो पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, मैं कैसे मानूं कि इन्होंने नहीं की है धांधली? आप बताइए, उस्मान डार साहब एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 4 घंटे बंद रहते हैं, उधर पोलिंग का अमल जो है इसमें पीटीआई जिम्मेदार है। अच्छा, अब ये बात है, पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है। उन्होंने जो फैसला लिया है वो अपने दायरे कार और अपने इख्तियारात के अंदर रहते हुए उन्होंने फैसला लिया है, और ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है, क्योंकि 300 एफिडेविट जमा हो चुके हैं कि इन किस तरह कहां पोलिंग के अमल को स्लो किया गया। प्रिजाइडिंग अफसरों को आप उठा के यरगमाल बना के 20-20 घंटे 14-14 घंटा लापता कर दें, और उसके बाद के धुंध की वजह से उनके फोन बंद हो गए थे। आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस। ये कोई भी शऊर रखने वाला इंसान, कोई भी समझदार और कोई भी सेंसिबल बंदा इस चीज को बाय नहीं कर सकता। अच्छा, फिर आप वो वीडियो, वो जो लाचारी का आलम, जिस तरह पुलिस वाले बेचारे बैठे हुए, प्रिजाइडिंग अफसर बैठे हुए, और वो पूरी थैलियां लेकर गाड़ियों में एक मजबूर चेहरे के साथ बैठे, लाचारी के साथ बैठे हुए थे, वो जो शक्ल है ना, वो जमहूरियत के लिए एक खौफनाक किस्म की जो है मिसाल इन्होंने कायम की थी। लेकिन बात यह है कि मैं सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम की इब्तिदा में कहना चाहती थी कि मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ नौशीन इफ्तिखार साहिबा को, क्योंकि मैं समझती हूँ जिस बहादुरी से और जिस दलेरी के साथ और जिस जुर्रत के साथ इस खातून ने, बीइंग अ वुमन, आई टोटली सपोर्ट हर एंड आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड टू सी कि हमारे माशरे में ऐसी बहादुर खवातीन पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रही हैं, जिन्होंने इस किस्म की जो एक दहशत का माहौल है उसका सामना किया और आंखों में देखकर उनको कहा कि आप ये धांधली नहीं कर सकते, एंड शी फॉट फॉर हर राइट्स एंड टुडे व्हेन शी इज फाइटिंग फॉर हर राइट्स। तो ये देखिए, दिस इज रियल डेमोक्रेसी। और आप ये देखें कि किस तरह दंदनाते एक कैंडिडेट के सामने फायरिंग हो रही है, आप पूरे निजाम को यरगमाल बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी 20 पोलिंग स्टेशंस के अंदर दोबारा रीपोल होने चाहिए, जबकि पोलिंग का आप तनासब देख लें कि वो जो पोलिंग का तनासब है बाई इलेक्शंस में, ज़मीनी इंतखाबात में, ओवरऑल जो जिन पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आ रहे थे वहां पर वोट कम थे, और जो 20 यरगमाल बना दिए गए उनका 80% टर्नआउट। तो आप खुल्लम खुल्ला धांधली जो है। अच्छा, मैं आपको ये बता, जिम्मेदार समझते पीटीआई को कि ये धांधली पीटीआई ने की। देखिए, मैं आप ये समझ नहीं। देखिए, तो ये धांधली किसने की है फिर? तो इलेक्शन कमीशन ने तो किसी जगह नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन ने ये एडमिट किया है और इस चीज को देखा है। ये जो पंजाब के, मुझे आप बताइए, इलेक्शन कमीशन का काम ये था बताते हैं कि किसने चोरी की है। 2.5 साल से पंजाब के अंदर जो मिसाली पुलिस है, जो कि इन्होंने दावा किया था मिसाली पुलिस लेकर आएंगे, और जो वसीम अकरम प्लस साहब हैं, बोजदार साहब, इनका क्या काम था वहां पे? क्या ये जो धांधली हो रही थी, ये जो पूरे पोलिंग के अमल को रोका जा रहा था, और मैंने वीडियो फुटेजेस देखी है। सवाल ये नहीं, 5 और भी इलेक्शन हुए, किसी जगह ऐसा नहीं। आप ये देखें ना, अच्छा आप ये देखें
कराची में किया, इनके अलीम आदिल शेख ऑपोजिशन लीडर होकर असलहे के जोर के ऊपर इनके साथ लोग मौजूद थे और ओपन फायरिंग इन्होंने पोलिंग स्टेशन में की। जैसे आज तकरीर नहीं करने दी आप लोगों ने। ईसीपी ने अमल दखल किया, ईसीपी ने कहा कि जी ये गलत है, आपका हक नहीं बनता कि आप अपोजिशन लीडर होके और सिटिंग एमपी होकर आप अमल दखल करें इलाके के अंदर, जबकि आपका वोट भी उधर नहीं है। लेकिन वहां पे दंदनाते फिर रहे थे, ओपन फायरिंग हुई, लोगों को खौफजदा किया, लेकिन वहां पे हुकूमत है, वहां पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इलेक्शन कमीशन के पुलिस ऐसी हरकत में आई नजर ही नहीं आई। अच्छा मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। मैंने वैसे ब्रेक लेनी है। अदलीम साहब के पास एक सवाल छोड़ना है। यहाँ पे इनके कैंडिडेट के सामने फायरिंग हो रही थी, लेकिन उधर कोई पुलिस हरकत में नहीं आई। होना तो ये चाहिए था कि फौरी तौर पे गिरफ्तार किया जाता कि आप कैसे एंडोर्स कर रहे हैं। अदलीम साहब 2 सवाल हैं आपके पास और मैंने ब्रेक लेनी है। पहली सवाल तो ये है कि 20 आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, अभी तक कोई तहकीक नहीं हुई। आईजी साहब गायब थे, कमिश्नर साहब गायब थे, डिप्टी कमिश्नर साहब गायब थे, चीफ सेक्रेटरी साहब गायब थे। आज जाहिर इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर स्टैंड भी लिया, तो आपने क्यों नहीं पूछा उनसे कि जब इलेक्शन कमिश्नर आपसे राब्ता करने की कोशिश कर रहा है तो आप कहां चले गए थे? ये आपकी जिम्मेदारी थी। दूसरा, आप आज क्रेडिट ले रहे थे कि हमने इदारों को आजाद कर दिया है, कि इलेक्शन कमीशन इतना आजाद है कि वो अपना आजाद फैसला कर रहा है, लेकिन साथ ही आप वो फैसला मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये पहले फैसला करें कि अगर अदारे आजाद हैं तो फिर उनके आजाद फैसलों को तस्लीम भी करें, या फिर अगर आप उनको आजाद नहीं समझते तो फिर ये माने कि हम इन फैसलों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अदलीम साहब ये फरमाइएगा कि या तो इदारे आजाद हैं तो उनके फैसले कबूल करें। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने इदारे आजाद कर दिए, दूसरी तरफ उनके फैसले नहीं मान रही आप। देखिए, एक फैसला तो हमने कबूल किया, लेकिन इख्तलाफ तो हम रखते हैं ना। इदारे, अब हम ये तो नहीं कर सकते कि जी अगर हमें फैसला नहीं कबूल तो हम पत्थर इकट्ठे करें और जाके इदारे पे हमला करते हैं, या सुप्रीम कोर्ट पे जैसे हमला किया था और जजों को मारा था ऐसे कर दें। हमने कबूल किया। वैसे आईजी से पूछा आपने कि क्यों नहीं फोन अटेंड किया, या चीफ सेक्रेटरी से, ये या कमिश्नर से, या डिप्टी कमिश्नर से? ये इनकी क्लेम्स है। नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का क्लेम है। फिर इलेक्शन कमीशन को पता करना चाहिए, वो एक प्रोसेस है। नहीं, कैसे पता कर सकते हैं वो? नहीं, वो बुलाएंगे तो गवर्नमेंट ने पता करना है, अब तो बुलाया ना उन्होंने। हाँ, तो बुलाया तो पता ये इसलिए लेट हुआ है कि गवर्नमेंट को पता चाहिए। अगर आपको ये देखा हो जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशंस के बारे में बात की है। नहीं, 14 पोलिंग स्टेशन का जिक्र किया है कि उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने आरओ की रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन आईजी के मामले में, चीफ सेक्रेटरी के मामले में जितनी इंतजामिया थी उनके बारे में मुसलसल वो कह रहे हैं। हम उनको बिल्कुल नहीं रोकेंगे, कुछ नहीं। तो ये सीएम का काम नहीं है पूछना? वैसे नहीं, सीएम तो हम तो कह रहे हैं कि हम हमारा बिल्कुल उससे मुख्तलिफ स्टांस है। अब देखिए, सिंध में इलेक्शन कमीशन के अमले ने एतराज किया, अलीम आदिल शेख को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे आईजी साहब फोन ही अटेंड कर रहे। ये तो इनका क्लेम है ना? नहीं, इलेक्शन कमीशन का क्लेम है ये। हाँ, तो फिर इलेक्शन कमीशन पूछे, हमारा क्लेम तो नहीं है ये। तो गवर्नमेंट हब है, पूछे खुद ही इदारे पूछना शुरू कर दें। इसका मतलब इदारे खुद ही एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दें। गवर्नमेंट हमारी डोमेन में ये नहीं है। ये केस इनकी प्रे है, इनकी प्ली है, इनकी क्लेम्स हैं। ये पंजाब पुलिस है, सीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर आप ये इदारों को इजाजत दे देंगे कि गवर्नमेंट को बाईपास करके खुद ही एक दूसरे के साथ सेटल करना शुरू कर दें, यहाँ से तो फसाद शुरू हो जाएगा। फायरिंग होती रही है लोगों का। मैं बोली नहीं। और जिसका आप ये देखें कि मर्डर के साथ मर्डर जो मर्डर गिरफ्तार कर लेते पुलिस ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया गिरफ्तार? अभी इलेक्शन तो ये तो पूछ रहे हैं आपसे। इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तार नहीं करना है। इलेक्शन कमीशन ने नहीं करना, लेकिन इलेक्शन कमीशन उस पर जो भी फैसला करेगा हम कबूल करेंगे। इदारे नहीं, वो फैसला कर चुके हैं, हाईलाइट कर चुके हैं, इसके अंदर आ गया सब कुछ, सारी टेप्स देखी गई है, सब कुछ। गिरफ्तार करने पुलिस को बुलवा लिया है, चीफ सेक्रेटरी को बुलवा लिया है, आरपीओ को बदल दिया है। ये सारी चीजें इसलिए बदला जा रहा है। हमारा ये वाला काम नहीं होगा कि हम, आपको याद है राना मकबूल को इन्होंने जो डीआईजी थे उनको सेनेटर बना दिया था क्योंकि उन्होंने इनकी जुबान काटी। लेकिन देखिए, सबसे अच्छी चीज थी ये नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले लेती। ये आपकी रेट कमजोर हो रही है। हम ये इनिशिएटिव ले लेते हैं कि आईजी से पूछते हैं ना, आपके लिए आइडियल क्या है? आइडियल ये है कि आईजी को आपके कंट्रोल में होना चाहिए। आइडियल ये है कि कमिश्नर को आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये है कि चीफ सेक्रेटरी को नहीं आपके कंट्रोल में होना चाहिए। कि जब वो इलेक्शन कमीशन का फोन नहीं सुन रहा, आपको उसी वक्त नोटिस लेना चाहिए कि क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन का फोन। आप दरमियान में हो ना, गवर्नमेंट दरमियान में होती है। तो इलेक्शन कमीशन का फोन नहीं सुना उसने, ये कह रहे हैं आप? किसका फोन नहीं सुना? इलेक्शन कमिश्नर का। राइट। तो इलेक्शन कमीशन उनको पूछ रहे हैं
तो गवर्नमेंट कहां है फिर? तो हम इलेक्शन कमीशन को कहें आप ना पूछें, हम खुद पूछ लेंगे। वो ये पूछ चुके interference नहीं होगी? हैं, उन्होंने एक्शन रिकमेंड कर दिया है, एक्शन आपने लेना है, नहीं लेंगे इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर एक्शन ले लेगा, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, गवर्नमेंट नहीं होगी फिर किसी जगह। मैं आपको बिल्कुल कह रही हूं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल काम करे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी हमारी। इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें पूरा करेंगे। ठीक हो गया। देखिए तार साहब, ये गवर्नमेंट इतनी ओपन है कि वो कहती है कि जी हम हर फैसले को एक्सेप्ट करेंगे, वो फारिग कर दें सबको, इवन चीफ मिनिस्टर साहब को भी फारिग कर दें बेशक। देखिए, एक तो ये जो पंजाब को रिमोट कंट्रोल से चलाने की कोशिश है ना जी इस्लामाबाद से, हमने मान लिया, हम आगे ये एक गए। नाकाम एक्सपेरिमेंट हम तो है। अब सुप्रीम ना कोर्ट पे जा बुज़दार रहे हैं, साहब उसको की challenge क्वालिफिकेशन है, ना उनका एक्सपीरियंस हम उन पे है, हमला नहीं ना करेंगे। उनकी अहलियत हम है, इलेक्शन और कमीशन उनको पे पिछले पत्थर 2.5 ले साल जाके से बिठाया हमले हुआ नहीं है, करेंगे। ये बगैर नहीं वजह के अच्छा, बिठाया हमले हुआ नहीं है, उनसे कोई काम नहीं होता, कोई चीज। देखिए, और एक बात में इत्तेफाक नहीं करता चौधरी साहब, इनका पूरा आपको कंट्रोल सूट कर देना है सर। ये आप क्यों चाहते हैं कि एफिशिएंट किस्म का सीएम हो वहां पे? ताकि कोई अवाम की बेहतरी हो जाए। हमें तो चले फ्रैंकली स्पीकिंग सूट करता है बुज़दार अगले 2.5 साल ना चेंज हो, ही मेक्स अस लुक गुड, हम उसके मुकाबले में बहुत अच्छे नजर आते हैं, मगर अवाम का कबाड़ा ना करें हमारी मुखालफत के अंदर। तो ऐसा बात यह है, इनका टोटल कंट्रोल था, जान के पुलिस के जरिए इनको अगवा किया गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को। मैंने उनको अपनी आंखों से पुलिस की गाड़ी से ये वजीराबाद में क्यों नहीं हुआ? एक सवाल ये भी है। वजीराबाद में इतनी रेगिंग हुई, वो जो लियाकत भुट्टा नामी आदमी मैंने पकड़ा, वो जो बैग पकड़ा मैंने, जिसकी रिकाउंटिंग हुई, जिसमें से 250 जाली वोट निकला, वो एस्टेब्लिश्ड है। और देखिए, मैं ग्राउंड पे मौजूद था, मैं मौके का आदमी हूं। पीटीआई के कैंडिडेट चौधरी यूसुफ के बेटे की मौजूदगी में वो थैला खुला, उसकी रिकाउंट हुई, जाली वोट एस्टेब्लिश हुआ। ये तो एक जगह पकड़ लिया, सब पकड़ लिया, जो बाकी जगह हो रहा था वो तस्वर में भी नहीं लाया जा सकता। ये एक फ्री फॉर ऑल था कि फायरिंग करो, पोलिंग स्टेशन के दरवाजे बंद करो, जाली वोट कास्ट करो, प्रिजाइडिंग को उठा लो, डेवलपमेंट के काम कराओ, कि वजीराबाद में भी दोबारा करवा लेते हैं। देखिए, अगर ये कराना चाहते हैं आ जाएं, हमारी 20,000 की लीड ना निकली तो मेरा नाम तब्दील कर दीजिएगा। ये तो झूठे लोग हैं। ये देखिए, अगर मुझे बताएं आरपीओ की, कमिश्नर की, डीसी की, डीपीओ की एसीआर कौन लिखता है, उनको पोस्ट कौन करता है, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? कानून पढ़ ले, खुदा का वास्ता है। इलेक्शन कमीशन किसी को खुद गिरफ्तार नहीं करता। इलेक्शन कमीशन के साथ जो अदम ताउन किया गया वो पीटीआई की हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस पे किया गया, इनकी हिदायत पे किया गया। ये इतने अब जो सच्चे बन रहे हैं, कुछ कहना इन्होंने लोग बर्बाद किए वहां पे। रजा साहब अगर हार गए सेनेट के इलेक्शन, फिर इलेक्शन कमीशन अच्छा होगा कि नहीं? वैसे यूसुफ गिलानी साहब अगर हार गए तो फिर सवाल वैसे बनता नाज साहब से, लेकिन आप ही तरफ से जवाब दे रहे हैं। कोलिशन साहब ये जो बात कर रहे थे, ये जो इल्जाम लगा रहे थे मंडी लगाने का, पंजाब में तो बात ही खत्म हो गई। पंजाब में जहां इन्होंने मंडी लगानी थी, हमारे इजाफी 22 वोट हैं, करेंगे हम धांधली करेंगे और पैसे देके जीतेंगे। हम सादिक संजरानी के इलेक्शन में बंदे नहीं खरीदेंगे, हम जहांगीर तरीन से ब्रीफकेस लेके पंजाब की हुकूमत नहीं बनाएंगे, हम केपीके में नोटों के अंबार लगा के लोगों को नहीं खरीदेंगे। ये कहां की बात कर रहे हैं? पंजाब में जब मंडी आ जाएगी तो खेल ही खत्म हो गया है। तो आप देना दुआएं दे चौधरी परवेज अलाई साहब को, जिन्होंने ये कर दिया। आपस में इनकी मोहब्बतें जो हैं बड़ी जबरदस्त है। ये वही है जिन्होंने काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी साहब, चौधरी परवेज अलाई साहब ने आपकी मोहब्बतें बड़ी जबरदस्त है। कल का कातिल आज का भाई, कल का डाकू आज का भाई। आप जिसको चाहे भाई बना लें, चपड़ासी कह के उसको इंटीरियर मिनिस्टर लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए कानून आ रहा है। आप तो भाई तब्दीली वाले थे, आप तो साफ चली शफाफ चली वाले थे। आप लोगों को तो ये जेब नहीं ना देता कि किसी को चपड़ासी डाकू कातिल कह के साथ बिठा लें। आप कहां की बात कर रहे हैं? मिसालें देंगे तो आप शर्मिंदा होंगे, ये शो खत्म हो जाएगा, आप पे मिसालें खत्म नहीं होंगी। ठीक है, नाज साहब की तरफ। नाज साहब ये फरमाइएगा कि यूसुफ गिलानी साहब का आज भी जाहिर है बिलावल साहब यूसुफ गिलानी साहब को लेकर मरियम साहब के पास भी गए, और अब एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि अगर यूसुफ गिलानी साहब हार जाते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे इस हार को? फिर देखें, बात यह है कि बात हार जीत की नहीं है। अभी जो हम NA-75 की बात कर रहे थे, तो बात है इलेक्शन है। मैं बात आपको मैं मुकम्मल कर लूं। बात अभी जो हो रही थी वो उस दंगा फसाद और हुकूमत की जो एक रिट है जो नजर आती है, वो नजर नहीं आई उस दिन जिस दिन इंतखाबात हो रहे थे। पुरअमन इंतखाबात कराने में पंजाब हुकूमत नाकाम हो गई। इट इज दैट सिंपल। अब बात आती है कि आप यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात कर रहे हैं। वैसे नौशहरा में भी इन्होंने इलेक्शन करवाया।
फिर और हारी गवर्नमेंट पंजाब- पीटीआई की हाँ, और बड़ा देखें- पुरसकून रहा हुआ। देखें बात वो डिफरेंट इलाकों के डिफरेंट सूबों के डिफरेंट डायनामिक है। वैसे एक बात आपको माननी पड़ेगी, देखें ना, चारों सूबों के अंदर तब्दीली का जो हुआ है हाल, जो इनका हशर हुआ है तब्दीली का, आपने पेशिन में देख लिया, आपने सांगड़ में देख लिया, आपने कराची में देख लिया, आपने पंजाब में देख लिया। चारों सूबों से अवाम ने कह दिया है कि मुख्तारिया गल वध गई है, गल भी वध गई है, और साथ में अवाम ने ये भी कह दिया है, अवाम ने ये भी कह दिया है, अवाम ने ये भी कह दिया है कि अब अवाम इनको एनआरओ नहीं देगी। अब बात यह है कि गिलानी साहब की आपने बात कही, देखें यूसुफ रजा गिलानी साहब का जो एक अपना एक स्टेचर है, और एज ए प्राइम मिनिस्टर आप भी मानेंगे, और इवन ऑपोजिशन के लोग इस बात को एडमिट करते हैं, जो कि उस वक्त शायद मुखालफत करते होंगे यूसुफ रजा गिलानी की। आज ऑपोजिशन उस वक्त की खुद एडमिट करती है कि यूसुफ रजा गिलानी वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर, वाज वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स जो सबसे ज्यादा पार्लियामेंट को इज्जत भी देते थे, पार्लियामेंट में आते भी थे, क्वेश्चन आंसर सेशंस खुद अटेंड करते थे, लोगों के सवालों के जवाब देते थे, हर मेंबर के पास जा जाके उनके मसाइल सुनते भी थे, उनके इलाकों के मसाइल हल भी करते थे। आज की जो हुकूमत है उसके पास जो बैठे हुए इनके इत्तेहादी हैं, जिनके बलबूते के ऊपर ये खड़े हैं, वो बेसाखियां इनको छोड़ रही हैं, क्योंकि आपके सामने है मौजूद है बीएनपी ने, देखे ना, उनको पिछले इंतखाबात में वजीर आजम को जब वोट किया था इन्होंने साथ दिया, लेकिन उसके बाद आज वो नाराज बैठे हैं, वो पीडीएम का हिस्सा है। वैसे एक अच्छी बात है कि आपको एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर आ रही है, जो अच्छी बात है। देखिए मैं और ये गिलानी साहब का इलेक्शन होने दें, अगर वो हार गए ना फिर आप ये कहेंगे देखिए हमें, देखिए इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, ये साफ नजर आ रहा है कि हुकूमत ने जिन इलेक्टेबल्स को भर भर के अपने पास शामिल किया, उनके तमाम तरह इलेक्टेबल्स को अपने पास शामिल तो इन्होंने कर लिया, लेकिन इनको ये समझ नहीं आई कि ये जो इलेक्टेबल्स है एंड ऑफ द डे ये अपने हल्के से अगर वोट लेकर जीतते हैं, कुछ ना कुछ डिलीवर करते थे पहले दौर में, अब तो काम ही नहीं हो रहे, ना तरक्याती काम हो रहे हैं, ना अवाम को रिलीफ मिल रहा है, महंगाई की सुनामी उरूज के ऊपर है, बिजली देखें, पेट्रोल देखें, गैस देखें, आटा देखें, रोटी चीनी देखें, हर चीज के ऊपर दवाई देखें, दवाई देखें, गिलानी साहब को वोट दे दें। आप यकीन कीजिए कि इनके कई सारे एमएनए जो है वो तो खुल्लम खुल्ला खुद कह रहे हैं कि हम एब्सटेन करेंगे, इनके एमएनए तो एब्सटेन करने की बात कर रहे हैं। वो एक ही है जी, वो आम लियाकत खान, इनके अलावा कौन? नो, परसों एक एमएनए इनके बैठे थे लाइव शो में, उन्होंने कहा कि जी मैंने तो सोचा था कि एब्सटेन करूंगा। तो इस तरह से कईयों एमएनए इनके हैं जो कि सिटिंग पीटीआई ब्रांड एमएनए हैं जो कि एब्सटेन करने की बात कर रहे हैं, और जो इलेक्टेबल्स हैं जो दूसरी पार्टियों के, जो इत्तेहादी, जो कराची से, जो इत्तेहादी, लेकिन वो राजी हो जो इत्तेहादी नहीं, लेकिन जो इत्तेहादी जो इनके साथ इत्तेहादी थे वो अब इनके इत्तेहादी नहीं है, क्योंकि हुकूमत की आप देखें ना, ये इतनी आप औरों को इलेक्शन याद रखिएगा 3 तारीख को ये फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह, और अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब नहीं जीतते तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, फिर ये वही इत्तेहादी होंगे, वही लोग होंगे, वही कराची के एमएनए होंगे, वही डॉक्टर अमन लियाकत हुसैन होंगे। खुल्लम खुल्ला ये सारे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के साथ और करप्शन के साथ मिल गए 11 की 11। आदमी एतमाद में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई थी, आदमी एतमाद में ऑपोजिशन के 14 वोट ले लिए इन्होंने, 14 वोट ले लिए, बट दैट वाज नॉट हॉर्स ट्रेडिंग। आप उसको यू टर्न कहते हैं, उसको आप यू टर्न कहते हैं। ये इन्होंने करवाया गवर्नर पंजाब और जो गवर्नर पंजाब और जो गवर्नर पंजाब आप देख रहे हैं कि वहाँ मोहम्मद बादशाह साहब क्या कर रहे थे, वो कहते किताबें हैं, पैसे नहीं है। वो पहले की बात है, ये सादक सिंजानी साहब की बात करेंगे। अच्छा मुझे वैसे ब्रेक लेने दे, ब्रेक लेने दे। सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि इस इलेक्शन में एक शख्स बहुत अहम है जिसका नाम है जहांगीर तरीन साहब। जहांगीर तरीन साहब के पास 14 से 15 एमएनएज हैं, और जिस तरह वो चले गए वो जीत जाएगा। अगर यूसुफ रजा गिलानी, क्योंकि उनके साथ उनकी रिश्तेदारी भी है, अगर वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को उन्होंने वोट दे दिया, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कमिट कर रही है, अब कह रही है कि कमिटमेंट है उनकी तरफ से, एमएनएस की तरफ से, जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, अगर जहांगीर तरीन साहब ने इनके पलड़े में वोट रख दिए तो हार जाएंगे। और अगर जहांगीर तरीन साहब को से रब्ता हो गया इमरान खान साहब का, तो शायद हो सकता है कि ये गेम बराबर हो जाए। एक छोटी सी ब्रेक को दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अंदीब साहब, ये फैसला जो करना है जहांगीर तरीन साहब ने करना है, और उनका एक ही मुतालबा है कि इमरान खान साहब बुलाएं, उनको बुलवा के बात करें। तो खान साहब ने अभी तक तो उनको नहीं बुलवाया, तो जहांगीर तरीन साहब ने अगर अपने रिश्तेदार को वोट दे दिए तो वाकई हार जाएंगे आप। देखिए मेरा तो अभी कोई राब्ता नहीं है जहांगीर तरीन साहब से, लेकिन जो मैं उनको जानती हूँ वो बहुत कमिटेड हैं हमारे साथ, और वो हमारे साथ ही रहेंगे। ये मेरे, हाँ, जहां तक इनका क्लेम है, ये मैं इलेक्शन कमीशन को भी और आपके चैनल, सबको चैनल्स को कहती हूँ
कि 159, 172 कैसे होंगे। ये ऐसे ही है, ये जो है जैसे 64-50 होने से बाद में। माशाल्लाह, हॉर्स ट्रेडिंग जिंदाबाद, करप्शन जिंदाबाद। ये वो पार्टी है जिसने सीओडी में फारूक नाइक और रजा रब्बानी साहब ने खड़े होके बीबी को कहा कि इस पे साइन करें, नवाज शरीफ ने साइन किया। आज खड़े होके सुप्रीम कोर्ट में दोनों कह रहे हैं कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी, इतनी बड़ा झूठ है। नॉट ट्रांसपेरेंसी, आपने सीओडी में लिखा हुआ था और उसके अलावा ओपन इलेक्शन सुने रजा रब्बानी साहब 2015 में सेनेट के चेयरमैन, और इनका ये नुक्ता बिल्कुल ठीक है। कमिटी आप ऑफ माजी को होल, भूल गए अपने। कमिटी ऑफ होल बनाई 2015 में, कमिटी ऑफ होल, सबको बिठाया, कहा जी शो ऑफ हैंड्स होनी चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने कहा शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए, उसके बाद हाथ कर गए। वैसे क्यों है पीछे उन्होंने शो ऑफ हैंड्स को ऐसा हैंड किया, ऐसा हैंड किया कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि जिंदाबाद हॉर्स ट्रेडिंग, मर जाएंगे पाकिस्तान में, कभी ट्रांसपेरेंसी नहीं होने देंगे। एक तो जमहूरियत पे और अखलाकियात पे कुछ ज्यादा बोलते हुए पीटीआई की बातें हजम नहीं होती, क्योंकि बात ये मोरालिटीज की जो कर रहे हैं, वो जो केपीके अपना जवाब तो दे दें। अपना जवाब मैं आपको दे रही हूँ। सीओडी पे बिल्कुल, सीओडी में जमहूरियत, देखिए जमहूरियत पाकिस्तान में रिस्टोर भी तो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने की ना, जो आज पीडीएम के फॉर्म में खड़े हुए, वरना जिस आमिर के खिलाफ हमने जंग लड़ी थी, उस आमिर की तो पूरी काबीना आज पीटीआई में लगी हुई है। उस आमिर ने एनआरओ लिया ना, वो उस आमिर की जो काबीना है, उस आमिर, आज आप देखें ना, आज इनके दौरे हुकूमत है, आज इनकी दौरे हुकूमत है, पूरी काबीना उसी आमिर की बैठी हुई है, जिसके खिलाफ हमने तहरीक लेकर हम नहीं, वो तो आप एक दो लेकर आए जिनको गालियां दे देंगे नून लीग में। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, वैसे सवाल वही है कि आपको सीओडी से बैकआउट क्यों कर दिया? नहीं, सीओडी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो उनकी सियासी शऊर और उनकी जो बसीरत है, उनको वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती हुई हमें नजर आती है। लेकिन बात मैं आपको ये बता दूं कि देखें, सीओडी में जो बातें हैं, जो हमने जमहूरियत को एम्पावर करने के लिए हमने करना है, वो हम करेंगे, लेकिन इनके रवैये के साथ, लेकिन इस रवैये के साथ 3 मार्च के बाद आप कहेंगे नहीं कि ये जावेद चौधरी साहब, इस रवैये के साथ नहीं होगा कि पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ये कहें कि तुम चोर, तुम डाकू, तुम डकैत, आओ हमारे साथ कानून साजी करो। दिस इज नॉट द वे। गिलानी साहब जीतेंगे कैसे? क्योंकि आज भी ये सवाल नहीं की, ये गालियां देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, लानते देती है, इनकी मिनिस्टर्स बैठकर लानते देती है, खातून मिनिस्टर्स लानते दे रही होती है। ये तो पार्लियामेंट का हाल बना के रखा हुआ है इन्होंने। फिर ये बात करते हैं लाहौर में डिस्कस हुआ कि यूसुफ गिलानी साहब को कैसे जितवाना है, तो जीतेंगे कैसे, ये समझ नहीं आ रही। वैसे आपको पता है ना कि 11 सीटों पर इनकी वफाकी हुकूमत कायम है और इत्तेहादी को इतने खुश नहीं रहते, तो इत्तेहादियों पे तो कोई हॉर्स ट्रेडिंग वाली कदगन नहीं है। आपको इत्तेहादी वोट देंगे, चौधरी परवेज इलाही साहब आपको वोट दे देंगे, एमकेएम आपको वोट दे देगी, मैं नाम नहीं लेता, और सिंध डेमोक्रेटिक अलायंस जो वो आपको वोट दे देगा। मगर कानूनी तौर पे और आईनी तौर पे इत्तेहादियों पे कोई कदगन नहीं है कि वो किसको वोट दें, किसको ना दें। इन्होंने कोई खरीदा नहीं हुआ इत्तेहादियों को। दूसरी बात यह है कि हफीज शेख साहब भी पीपल्स पार्टी में रहे हैं और हफीज शेख साहब कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं है। और मैं नाज बलोच साहबा की बात को सेकंड करता हूं। यूसुफ रजा गिलानी साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर एमएनएस के साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते थे। उन्होंने बतौर वजीर आजम लोगों को बहुत ज्यादा एक जाती ताल्लुक भी रखा, पार्लियामेंट को भी इज्जत दी। सर, ये यूसुफ गिलानी साहब वही हैं जिनके खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब काली टाई लगा के सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। आपको याद नहीं है? मैं तो उनके एक कॉन्डक्ट की तारीफ कर रहा हूं कि वो एक सियासी शख्स हैं, उनका इस मिट्टी से एक ताल्लुक है। वो हफीज शेख की तरह टेक्नोक्रेट नहीं है जो जनरल सीट पे आ गया हो। तो ये बहुत टफ टाइम देंगे हफीज शेख के लिए। ये सीट निकालना बहुत मुश्किल है, ये बात आप आज नोट कर लें। ये बहुत कांटेदार इलेक्शन होगा और गिलानी साहब को इसमें एज हासिल है। ये उल्टे हो जाएं, लोग बकायदा हमारे से राब्ते करके ये कह रहे हैं कि अगले इलेक्शन की टिकट का हमारे से वादा करो। हम साहब, अगर ये आप इलेक्शन हार गए तो यकीन करें कि पीडीएम का जो अपना मौकफ है उसको बहुत बड़ी शिकस्त होगी। खासतौर आपने सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।